नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट जिसका नाम मिल्कीपुर है। शायद ही कभी मिल्कीपुर के लोगों ने कल्पना की होगी कि उनकी सीट देश और प्रदेश में चर्चा का विषय इस कदर बनेगी कि मिल्कीपुर को लेकर एक बार नहीं बल्कि कई बार चर्चाएं टीवी चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स पर देखने सुनने को मिलेगी। आखिर अचानक से कैसे मिल्कीपुर रातों रात हेडलाइन में जगह बनाने में कामयाब हुआ? आखिर क्यों मिल्कीपुर की इतनी अहमियत हो गई है कि मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन सा कैंडिडेट, अकेले मिल्कीपुर में चुनाव होगा, 10 में से एक सीट पर चुनाव नहीं हो पा रहा, चुनाव आयोग को अलग से मशक्कत करनी पड़ रही है, कैंडिडेट्स के नाम बहुत सोच समझ कर तय किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को एक के बाद एक इतनी सभाएं करनी पड़ रही हैं कि शायद पूरे प्रदेश के अंचल में जब चुनाव होते हैं, तो जिस तरह की तूफानी सभाएं होती हैं, मानो उस तरह का चुनाव मिल्कीपुर का हो गया है। तो ऐसे में जब मिल्कीपुर इतनी बड़ी जगह हेडलाइंस में बना रहा है, तो जानना जरूरी है कि क्यों समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही दोबारा चुनाव की बात कर रही है। क्यों समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है और क्या है मिल्कीपुर की चुनाव से पहले की तस्वीर? हमारे खास वरिष्ठ मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हैं जो कि ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ में हैं, हमारे न्यूज 24 के वरिष्ठ सहयोगी। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नावेश इको जी वरिष्ठ पत्रकार और अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। तो उत्तरकाल में जो सवाल मिल्कीपुर से जुड़े हुए हैं, मिल्कीपुर में काउंटडाउन शुरू हो गया है, कौन मारेगा बाजी, ये सवाल है। किसकी किस्मत का बादशाह बनना लिखा है, किसकी किस्मत में बादशाह बनना लिखा है मिल्कीपुर की विधानसभा से विधायक बनकर। या काउंटिंग से पहले ही मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने हार मान ली है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त राजनीति के गलियारों में गूंज रहे हैं। मानस श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या तस्वीर इस वक्त आपको वहां पर चुनाव के नतीजों से पहले समझ में आ रही है, दिख रही है, माहौल बना हुआ है? आपका ऑडियो नहीं जी, आ रहा है मानस आपको ऑडियो मिल रहा है? जी। जी जी बिल्कुल। मैं कहता कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसको सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव की तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल मिल्कीपुर अयोध्या में आते हैं और अयोध्या की ये सीट जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई। उस वक्त इसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसका एक संदेश गया, एक बड़ा राजनीतिक संदेश कि वो अयोध्या जिसको लेकर के इतना प्रचार प्रसार किया गया, भगवान राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उसी वर्ष हो रही है। एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके जो राम मंदिर का जो पूरा आयोजन था उसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, उनकी टीम है, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि वो कम से कम अयोध्या की सीट जीत करके आते, तो लिहाजा इस बार न केवल भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि जो संघ के जो तमाम स्वयंसेवक जो बड़े रणनीतिकार थे उन्होंने बाकायदा वहां पर कैंप किया। एक पूरी फौज उतारी गई मिल्कीपुर के उपचुनाव में। ये अलग बात है कि टेलीविजन पे या जो नेशनल मीडिया है उस पर बहुत ज्यादा खबर इसलिए नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव चल रहे थे और जो पूरा फोकस था वो दिल्ली के चुनाव पर हो गया था। लिहाजा इस बार उतना स्पेस नहीं मिला जितना कि बीते जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, वो पूरे एक तरीके से फोकस था। महाराष्ट्र का चुनाव उस वक्त बहुत पीछे था और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव बाकी जगहों पे भारी पड़ रहे थे। इस बार उस तरह की खबरें नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड रियलिटी थी वो ये थी कि दोनों तरफ से ही बराबर की जोर आजमाइश थी। और देखिए इसमें पूरे कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा और
अवधेश प्रसाद चूंकि वहां के एमएलए रहे थे, बाद में वो लोकसभा का चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे, तो लिहाजा उनके बेटे, तो दोनों तरफ से ही बहुत तगड़ी जोर आजमाइश थी। वोटिंग परसेंटेज भी आमतौर पर उपचुनाव में इतना होता नहीं जितना देखा गया इस बार। और जिस तरीके के बाद में बयान सब सामने आ रहे, खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के लिए कहा कि वो मर चुका है, उसको कफन भेज देंगे। आज बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिंडदान भी कर दिया। तो एक तरीके से जो एक जो टकरार होती है, एक जो तनाव होता है, वो उसमें नजर आ रहा है। तो इसलिए ये कह पाना तो बहुत अभी मुश्किल होगा कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं हम लोग कि जो चुनाव है इस बार वो बहुत टफ है। भारतीय जनता पार्टी की राह भी उतनी आसान है, क्योंकि वो अयोध्या में अपनी हुई हार का बदला एक लेना बात चाहती तो है, और उसको स्पष्ट है मानस जी, आपकी बात से एक बात तो स्पष्ट है कि बड़ी अनिश्चितता है, टाइट मुकाबला था, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता कुछ भी। फिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही आक्रामक और डिफेंसिव दोनों गेम एक साथ खेल रही है, प्रमोद गोस्वामी जी? मीना जी देखिए, ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने, जैसा अभी मानस जी ने कहा कि जो 24 के अयोध्या सीट हारने से जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, और वो बड़ा झटका इसलिए भी स्वाभाविक है कि अयोध्या से ही भारतीय जनता पार्टी फर्श से अर्श पर पहुंची, और उसी जमीन पर या उस बुनियाद पर जो है वो विपक्ष ने चोट कर दी और भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्राह्य सा हो गया और असहनीय पीड़ा दे गया। शायद इसीलिए जो मिल्कीपुर है वहां पर पूरी शिद्दत से पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके काबीना मंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, सारे के सारे लोग पूरी तरीके से वहां पर एन केन प्रकारेण, मैं प्रयोग कर रहा हूं, एन केन प्रकारेण उस चुनाव को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो गया और उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां से अवधेश प्रसाद जी एक नहीं अनेकों बार से विधायक रहे हैं और वो उनकी मजबूत सीट है। वहां के जो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति, मीना जी, पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों या कबीलों, कह लीजिए कबीले, जातिगत कबीलों के आधार पर बटी हुई है। तो वहां के जो जातिगत कबीले हैं उसके समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ हैं। चाहे मुस्लिम ले लीजिए, चाहे आप पिछड़ा ले लीजिए, चाहे यादव ले लीजिए या दलित ले लीजिए। अब की भारतीय जनता पार्टी ने कि दलित को डेंट करने के लिए ही वहां पर इन्हीं की बिरादरी का, पासी समाज का प्रत्याशी उतार दिया। उसकी वजह से वहां पर इन दोनों की है। और दूसरे जो एक अखिलेश जी, जो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब मुर्दा हो गई है, या जो एक कफन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो एक बात तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले एक लंबे समय से चुनाव आयोग के ऊपर एक सवालिया निशान तो खड़ा हो रहा है। उस पर समूचा भी, खाली अखिलेश नहीं, समूचा विपक्ष उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय भी है और विपक्ष के लिए उससे ज्यादा उसके अस्तित्व का प्रश्न है। तो ये दिक्कत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मीना जी मुझे लगता है कि वहां के जो समीकरण हैं उसमें समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हरा पाना आसान नजर नहीं आता है। यानी कि आप बहुत साफ संकेत दे रहे। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका कारण क्या है नावेश शिको जी? जैसे प्रमोद जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हराना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब इस मुश्किल परिस्थिति में भी अगर मतलब समाजवादी पार्टी के लिए ये आसान परिस्थिति और सरकार के लिए मुश्किल परिस्थिति, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी पहले से इतनी भूमिका क्यों बना रही है? देखिए, आपने जो अपनी प्रस्तावना में बात रखी थी कि इतनी चर्चा किसी बड़े से बड़े चुनाव की भी नहीं रही, और ये बात बिल्कुल सही है।
छोटा सा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव हो रहा है, लेकिन किस कदर उस पर चर्चा हो रही है। हम लोग खुद ही आपस में जिक्र कर रहे थे कि 100 से ज्यादा डिबेट हम लोग कर चुके हैं हर चैनल पे इस सब्जेक्ट पे। ना जाने कितने डिस्कशंस हो रहा है, जमीन पर कितना माहौल है, देश में कितना माहौल है। वाकई ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय ये सीट बन गई है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अयोध्या की पवित्र भूमि का इतिहास अगर देखिए तो त्रेता युग से आज तक वहां की भूमि में, वहां की जमीन की, वहां की आबो हवा में ये खासियत है कि चर्चा तो होती ही रही है, सैकड़ों साल से होती रही है और इस चुनाव पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल जो बात गोस्वामी दादा ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि जातिगत और तमाम कबीलावादी जो राजनीति है उसके तहत समाजवादी पार्टी के हिस्से की ये सीट है और अधिकांश तौर पर वहां पर गैर भाजपाई इस पर कब्जा करते रहे हैं। लेकिन इस माहौल में, इस दशक में भाजपा को लोकसभा में हरा देना बड़ी बात थी और जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुभी भी थी। अब जो बात आपने जो प्रश्न उठाया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव पिछले लगभग 10 साल से हर चुनाव पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा तमाम विपक्षी दल भी इस तरह की बातें करते रहे हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है और खुल के बेईमानी कर रहा है। ये बात सही है कि कोई भी सत्ता होती है और उपचुनाव होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर होता है प्रशासनिक लेवल पे। सत्ता पक्ष का सपोर्ट करने के लिए अधिकारियों की काम का जो तरीका है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की रुख नजर आता है। लेकिन आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन अब आरोप सिर के ऊपर चले गए हैं। खासतौर से इस चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जिस तरीके से आक्रामक हैं, जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की मिसालें दे रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को कफन दे रहे हैं, जिस तरीके से पिंडदान कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। आने वाली लड़ाई में ये मुद्दा अब शायद और भी मुखर बन जाए। इत्तेफाक की बात, राहुल गांधी भी इसी तरह का आज ही सवाल उठाते हैं। कल नतीजे आने वाले हैं दिल्ली के और इस सीट के जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। इस बीच में वो महाराष्ट्र के नेता के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो संकेत मिले हैं, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली हो, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में बहुत कमजोर थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, जो चुनावी पैटर्न नजर आया, जो जमीन पे नजर आया, मिल्कीपुर में भी पीछे नहीं दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। ये वही जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी कई बार हारी है और विपक्षियों के हिस्से की ये सीट रही है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की एकजुटता भी कमजोर हो गई है। लेकिन एक संकेत फिर से मिला है कि विपक्ष इस मुद्दे पर शायद एकजुट हो और मिसाल बनाई जाए मिल्कीपुर की, क्योंकि कुछ फुटेज है, कुछ प्रमाण है, कुछ ना कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है, कुछ दस्तावेज भी समाजवादी पार्टी ने बटोरे हैं, इकट्ठा किए हैं, कुछ स्ट्रिंग्स किए हैं, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने रखी हैं कि शायद ये लड़ाई अब वो आगे अजीत नाहर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कुछ इंटरनेट की जी। परेशानी नावेशी को जी पूछ रहे हैं। अजीत नाहर जी, आपको जी। तस्वीर वहां पर आपके सोर्सेस और क्या बता रहे हैं? तस्वीर क्या साफ है या फिर मिली जुली तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? कुछ भी स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता इसलिए नहीं क्योंकि अभी जो लड़ाई है नियंत्रण की है, वजूद की लड़ाइयां शुरू हो चुकी है इस देश में राजनीति को लेकर के। मिल्कीपुर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या योगी जी की तरफ से जो हुआ और चुनाव आयोग पर इतना आरोप लगे, महत्वपूर्ण ये नहीं कौन जीता है इस सीट को, महत्वपूर्ण ये कि चुनाव आयोग के ऊपर जो जितने आरोप पिछले 2-4 सालों में लगे शायद कभी नहीं लगे होंगे, तो वो उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं, कोई ऐसी बॉडी नहीं जो इसके ऊपर संज्ञान ले, इसके ऊपर एक्शन ले और निष्पक्ष जांच करवाए, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संस्थाएं तो कई सारी है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगने के बाद उसके ऊपर जांच होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मिल्कीपुर कौन जीतता है ये दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्या निष्पक्ष चुनाव वहां पर हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो मिल्कीपुर एक ऐसा विषय बन चुका है, जैसा कि
अभी बताया भी ये शिको साहब ने भी कैसे कि तय शायद होगा विपक्ष कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है? निष्पक्ष चुनाव है या नहीं, ये तो फिर अब मैं क्या कल पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। तो नहीं, थोड़ा सा आप कैसे भी ये वेट करिए, कैसे हम भी तय वेट होगा? करते हैं। ये कैसे तय मुझको तो होगा? लगता है समाजवादी थोड़ा पार्टी डाउटफुल है, जीत नियंत्रण जाएगी की तो बात है यहाँ निष्पक्ष है। पर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव है और बीजेपी जीत जाएगी नहीं तो नहीं नहीं निष्पक्ष नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। वोट पैटर्न और उस पर डिपेंड करता है कितना है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी जीत जाती, वैसे भी चांसेस समाजवादी पार्टी के ही होना चाहिए। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो वो लीड लेना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं जीतती या बहुत नैरो मार्जिन होता है तो निश्चित रूप से नियंत्रण तो किया, योगी जी ने इस चुनाव को पूरा नियंत्रित तो किया ही है। लोगों का ध्यान दिल्ली की तरफ ज्यादा था, इसलिए मिल्कीपुर की तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन आप सोचिए नियंत्रित 65 नियंत्रित करने से क्या आशय है आपका? नियंत्रण का मतलब ये है कि चुनाव पर नियंत्रण होना, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर नियंत्रण में किसी भी सरकार के अगर वो नियंत्रण में रहेगा, चाहे वोटिंग का तरीका हो, चाहे लोगों को वोट देने से रोका गया हो, ये सब जो चीजें हैं निष्पक्ष नहीं है। ये तो दिख रहा है सबको। एक एक वीडियो फुटेज तो आपके पास भी आया होगा जिसमें किसी सामने 6-7 वोट डाले हैं अपने और फिर बाद में नकारते नजर आए। तो इस प्रकार के ऊपर पे चुनाव आयोग ने तो संज्ञान भी नहीं लिया। कोई व्यक्ति अगर ये बोला है कि मैंने 6 वोट 7 वोट डाले हैं, वीडियो पर बोल रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली गई? इसका मतलब चुनाव आयोग भी उसमें शामिल है। क्लियर दिख रहा है ये तो आप चुनाव आयोग को ऐसे कई सारे क्लिप, वीडियो फुटेज, प्रूफ ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग उसमें शामिल है। और अब चुनाव आयोग के ऊपर एक्शन कौन लेगा? निश्चित रूप से केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जी, कौन उसके ऊपर एक्शन लेगा? तो कोई यहाँ पर एक्शन लेने वाला नहीं। कई आरोप प्रत्यारोप हो, भारतीय जनता पार्टी, और उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, जनता को क्या, उससे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है, चुनाव जीतने से मतलब है। चुनाव जीतने के बाद इस देश में लोकतंत्र का किस तरीके से मखौल उड़ा है 2-4-5 सालों में सबने देखा है, और आने वाले समय में मुझको और लगता है कि और हालत खराब हो सकते हैं। तो मिल्कीपुर की अगर बात करें तो मुझको लगता है कि जीतना चाहिए समाजवादी पार्टी को। ग्राउंड रिपोर्ट तो यही कहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से अपने नियंत्रण और अपने संगठनात्मक जो उनका दल और बल, मतलब जो जिस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, छल बल दल सब मिला करके, तो उस हिसाब से उनका जीतना बिल्कुल यहाँ पर मुझको लगता है कि जीत जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए वहां पर थोड़ा सा तकलीफ दे होगा। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी भी दूध की धुली हुई या उन्होंने पूर्व में सारे ही सही काम किए हैं, मगर इस वक्त में हमें बैलेंस होने की जरूरत है इस देश के अंदर में सभी दूर। तो बैलेंसिंग नहीं है, एक तरफ एक तरफा नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी सभी दूर लीड ले रही है। दिल्ली में मुझको लगता है कि थोड़ा सा नेरो मार्जिन है, और दिल्ली में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। कारण कई सारे हो सकते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं वोटिंग का, बहुत सारे और भी कारण है। नियंत्रण की जैसी मैंने बात की, तो सरकारों का जो नियंत्रण है चुनाव आयोग के ऊपर में, वो ठीक नहीं है इस देश के लोकतंत्र के लिए। तो उससे कैसे निजात पाएगा ये देश, ये विपक्ष को सोचना होगा। इस वक्त विपक्ष भी बिखरा हुआ है, विपक्ष में इस वक्त कोई नेता नहीं है जो इसको लीड कर ले। थोड़ा बहुत राहुल गांधी जी हैं जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझको नहीं लगता कि बाकी लोग सहयोग देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जहां से शुरुआत हुई थी उनकी, अब उससे वो कोसों दूर जा चुके हैं, वो गंदी राजनीति में वो भी शामिल हो चुके हैं। तो मुझको नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा नेता है विपक्ष में जो सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके। तो मोदी एंड जो टीम है वो निश्चित रूप से यहाँ पे लीड करती नजर आएगी, और 2-4-5 साल में मुझको नहीं लगता कोई विपक्ष में उनको टक्कर देने वाला मौजूद है। प्रमोद गोस्वामी जी, अजीत नाहर जी की बात को माने, जाने, समझें, और निश्चित रूप से हम इसीलिए वो पैनल में है कि सारे पक्ष एकदम खुलकर समझ में आए। अगर अजीत नाहर जी जो कुछ बता रहे हैं मिल्कीपुर में वो सब कुछ हुआ है, और नियंत्रण अगर सरकार कर रही है दिख रहा है, और उसके बाद भी सब, मतलब सब दिखते हुए भी चुप कैसे हो सकते हैं? सब दिखते हुए भी होता कैसे है? मतलब घटना घटित कैसे हो सकती है? सब कुछ मान लिया चुनाव आयोग ने आंख बंद कर रखी है, लेकिन आंख बंद तभी तक संभव है जब तक कि नमक, आटे में नमक जितना हो। अजीत नाहर जी की बात से तो लग रहा है कि नमक ही नमक है, आटा है ही नहीं। बिल्कुल, अब तो सब नमकीन हो चुका है, और हम सबको भी इसकी आदत सी हो गई। अब ऐसा लगता है अब फर्क नहीं पड़ता है कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि सत्ता पक्ष जितना दोषी उतना ही विपक्ष भी उतना ही दोषी नजर आता है। तो बेंगे मतलब एक जनता होने के नाते तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय इस देश के लिए अच्छा हो। बट काफी सारे ऐसे मोर्चे जिनपे बात की जानी चाहिए जो बातें नहीं हो रही है। सिर्फ चुनाव और धर्म के इसीलिए अलावा इसीलिए हमारे देश में कोई बातें ही नहीं होती है। इसीलिए चर्चा कर रहे हैं जी अजीत जी नाहर जी, जी। विश्वास रखिए इसके लिए मैं कि धन्यवाद देता चर्चा हूँ कि एक अच्छा मंच हमें मिला है। करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा मेरा व्यक्तिगत और बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जब भी हम ये बात करते हैं कि देश में ऐसा 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 हो रहा है, तो हम दरअसल जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज कुछ भी नहीं होता है।
हर हर दौर में, चाहे वो कोई भी दौर रहा हो, आपातकाल तक की मैं बात करती हूँ और आज की बात अगर हम करें, क्योंकि आज ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आपातकाल की, याद दिलाया जा रहा है आपातकाल को, तो तब भी और आज भी पत्रकारिता जिनको करनी है, सच्चाई जिसको बनाए रखनी है, वैल्यूज जिसको जिंदा रखनी है, वो रख रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल और वो खड़ा है, और वो खड़ा भी है। तो जी, पूर्णतः मानस सहमत जी, हूँ मैं मैं आपकी आपके पास बात से। आऊंगी। जी, मानस जी, जी, मैं मैं पूर्णतः आपके पास सहमत हूँ। आऊंगी। कुछ आपके जैसे प्लेटफ़ॉर्म मंच या मैं जो ये निष्पक्षता जी, लेते हैं अपनी बात को रखने का, तो उसके लिए मैं आपको जी, धन्यवाद देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से जी। हम उम्मीद करते हैं एक चिंगारी जलती रहेगी इस देश में, ताकि हम सब मिलकर हमें के इस देश को सही दिशा में वापस लेकर आ पाएँ। जी, जी, प्रमोद जी, मेरा सवाल आपको ध्यान है? अभी जो ऑडियो दो ऑन करिए। बातें कही, हुँ, हाँ आवाज आ रही है जी, जी, जी। जी। मीना जी, अभी आपने दो बातें कही, एक मीडिया के लिए कही, ये बात सही है कि भारतीय लोकतंत्र की पूरे विश्व में इसीलिए पहचान है कि उसका अपना, यहाँ के लोगों का कितने भी लोग मिल जाएं, लेकिन उसके प्रतिवाद या गलत को गलत कहने वाले लोगों की संख्या अभी भी है। जहां तक मीडिया की बात करी, तो बहुत क्षमा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाकी रखूंगा। अब मीडिया जो है वो 5%, 10% तो आप कह सकती हैं कि वो गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखती है, और अदरवाइज बाकी तो भजन कीर्तन मंडली हो गई है। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये सर, शायद आप प्रमोद जी, अगर अगर आप एक बार इतिहास पे नजर दौड़ाएंगे ना, तो वो 5-10% जो आप बता रहे हैं, वो 20% से ज्यादा कभी नहीं रहा होगा। उस दौर में भी जब कंप्लीट फ्रीडम की बात हुई होगी, क्योंकि क्योंकि मीडिया के साथी भी तो अपने अपने हितों से जुड़े हुए हैं, और हर नहीं आप मीना ये जी, देखिए एक मीना जी, लगभग 40 साल मुझे भी पत्रकारिता में हो गए हैं, जी, और जी। बहुत नहीं तो एक थोड़ा सा अनुभव है मुझे। अरे पहले सर, ऐसा नहीं नहीं सर। पहले ऐसा नहीं था। जी, मीडिया पहले भी ये रहता था कि ये सपाई पत्रकार हैं, ये भाजपाई पत्रकार हैं, ये बसपाई पत्रकार हैं, ये कांग्रेसी पत्रकार हैं, ये एलिगेशंस लगते थे और कुछ हद तक ठीक भी थे। लेकिन बावजूद उसके, अगर कोई सपाई भी है और बसपाई भी है और कांग्रेसी भी है, तो वो कम से कम जो अग्राह्य थी या जिसको निगला नहीं जा सकता था, उस पर तो वो तीखे कमेंट करता था। आज तो जो अग्राह्य हैं, जो निगला नहीं जा सकता, उस पर भी ढपली बज रही है और भजन कीर्तन हो रहा है। इसको आप क्या जी, कहेंगी? जी, 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 तो ये निश्चित फर्क रूप है। जी, तो ये इसको मैं समझता हूं कि आप इस पर इत्तेफाक रखेंगी मेरी इस बात पर। निश्चित रूप से सर, आपका अनुभव हमारी उम्र जितना है, इसलिए नहीं नहीं निश्चित रूप नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, लेकिन लेकिन जो है, मतलब मीडिया ही लोकतंत्र का मेरी नजर में इससे बड़ा कोई स्तंभ नहीं है। और अगर मीडिया जो है वो जब मूक हो जाएगा या वो मंडली में बदल जाएगा, तो लोकतंत्र खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी, क्योंकि कम से कम मीडिया ही एक ऐसा है कि जो लोकतंत्र को जिंदा रख सकता है, जो सत्ता को घसीट सकता है, विपक्ष को घसीट सकता है, गलत को गलत कह सकता है। अगर वही चीज खत्म हो जाएगी, तो फिर तो मतलब जो आप कह रही हो कि सूरज है तो सूरज है हम कहेंगे, और चांद है तो चांद कहेंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? जी, तो ये जो फर्क है, और ये मैं, मेरी नजर में ये बड़ी चिंता का विषय है। भले ही मतलब इसको कोई लोग किसी अन्यथा लें या न लें, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और अभी जी, आयोग को भी ले लीजिए, आयोग को लेके पिछले लंबे समय से इतने सवालिया निशान किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। और मतलब हरियाणा का ले लीजिए, मेयर का चुनाव ले लीजिए, ऐसे कई उदाहरण हैं। सुप्रीम कोर्ट को, हर जगह सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी, हर जगह वो वर्डिक्ट देगी, हर जगह हर चुनाव के लिए वो करेगा। मिल्कीपुर में भी करेगा, दिल्ली में भी करेगा, सरोजनी नगर में भी करेगा, चांदी चौक में भी करेगा। तो जब उसी को कर रहा है तो फिर क्या मतलब रह गया? जैसा अभी नावेद जी ने कहा कि वहां कई ऐसे प्रमाण रखे गए या ऐसी कुछ चीजें हैं,
उसका क्या संज्ञान लिया गया, और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया, इस पर कितने मीडिया बोला, इस पर कितने आप इन चीजों को बेबाकी से रखती हैं, ये आप साधुवाद है आपको कि कम से कम एक बात को आप एक चर्चा तो उस ढंग की करती हैं, भले ही हमारे व्यूज कुछ हों, आपके कुछ हों, नावेद के कुछ हों, अजीत जी के कुछ हों, हो सकते हैं, लेकिन अब तो मतलब जो मंडली बैठती है वो भी उसी ढंग से रखे जाते हैं, वो लोग चारों वही रहेंगे। मतलब जो हम सुर में सुर मिलाएंगे, हमारे हम आपके आप हमारे नावेद जी के, तो ये लोकतंत्र कहाँ जाएगा। जी जी, कहीं तो इस पर अंकुश लगना होगा, और अंकुश तो मीडिया ही लगा सकता है। और जब मीडिया की स्थिति है कि अब एडिटर जो है लाइजनर्स बनने लगे हैं, तो लाइजनर से वो एडिटर होगा, तो जो लाइजनिंग बढ़िया कर पाएगा तो पत्रकारिता तो मरेगी ही। इसमें मुझे कहने में, बेबाकी से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है, ग्राह्य हो या अग्राह्य हो। जी बिल्कुल ठीक है प्रमोद जी, लेकिन मैं आपकी पूरी बात में आपके साथ होते हुए भी मैं ये मानती हूँ जो मैंने आपको कहा था, और मैं आज भी उस पर बहुत विश्वास करती हूँ कि हर दौर में कुछ लोग बचे हुए रहते हैं, होते हैं, जो लोकतंत्र की खूबसूरती को, मीडिया को बचाए रखने का काम करते हैं। और वो लोग जब थोड़े निराश होते हैं तो चिंता ज्यादा होती है। मेरा आशय और अभिप्राय ये था। बहरहाल हम इस नहीं, बिल्कुल मीना जी, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और ऐसा नहीं है, जो अभी आपने आपातकाल की बात करी या अजीत जी ने जो बात करी कि आपातकाल की, तो वो भी एक दौर था, उस समय तो उठा के बंद कर दिए गए थे, और मीडिया तो था ही नहीं, लेकिन उससे भी निकल के आए, और उसके बाद मीडिया कितना प्रखर हुआ। अभी भी तो ऐसा नहीं है, वह दौर हम एक बार फिर देखेंगे। हमारे उन साथियों को जो अपने अपने हितों से जकड़े हुए हैं, चाहे वो मालिक लाइजनर बन गए, चाहे हमारे पत्रकार साथी जो है वो उन कैंप्स का हिस्सा बन गए हैं कि व्हाट्सएप जो जिस तरह की बातें कही जाती है, अभी हम उसमें नहीं उलझते हैं, हम वापस हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मानस श्रीवास्तव जी, इतनी सारी उलझनों के बीच चुनाव का परिणाम आना है, इतनी सारे आरोपों के बीच कल वहां पर काउंटिंग होनी है। वो जो काउंटिंग होनी है उससे पहले वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं, सरकार के स्तर पर, चुनाव आयोग के स्तर पर तैयारियां, कैंडिडेट्स के स्तर पर, पार्टीज के स्तर पर, और कुछ हद तक जो है वो हमारे पत्रकारों के स्तर पर कैसे सुबह से शुरुआत करनी है। तो वो तैयारियों को लेकर माहौल क्या है इस वक्त? बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया है, अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया गया है कि वो काउंटिंग के समय पूरे समय मौजूद रहे और किसी भी गड़बड़ी की वो शिकायत सीधे चुनाव आयोग में करें और पार्टी कार्यालय को भी सूचित करें। तो निश्चित तौर पर कल समाजवादी पार्टी वहां पर बहुत एक्टिव रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 30 राउंड में की काउंटिंग होनी है। मुझे लगता है कि दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे, 12 बजे तक बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। ये जो एक जो उहापोह की स्थिति बनी है, जो अनिश्चितता की स्थिति बनी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो वोटिंग परसेंटेज है मिल्कीपुर में, वो करीब करीब 65% गया है। ये उपचुनाव में आमतौर पर, मैं पहले भी कह रहा था कि आमतौर पर उपचुनाव में इतने बड़े स्तर पर वोटिंग देखी नहीं गई है। जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसी मिल्कीपुर में 60% के आसपास वोट हुआ था, और अभी 65% वोट पोल हुआ है। तो इसको लेकर के कई तरीके के सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से उत्साहित नजर आ रही है। उसको लग रहा है कि जो ज्यादा वोट पड़े हैं, जो बड़ी संख्या में वोट पड़े हैं, जो मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है, वो मान के चल रही कि वो उसके फेवर में उसके मतदाता निकल करके बाहर है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। वो ये भी क्लेम कर रही है बीजेपी की उसने यादव वोट बैंक में भी बड़े पैमाने पर सेंधमारी की, दलित वोट बैंक भी उसके पास आया, और तमाम दूसरी जातियां भी उसके पास उसके खाते में आई। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि जो वोटिंग परसेंटेज, और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि अखिलेश यादव तो लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है, उसको देख के लग रहा है कि फाइट बहुत टफ हो गई है, और कुछ भी अनुमान लगा पाना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या
समाजवादी पार्टी जीत रही है। देखिए, इसमें भी कोई शक कभी भी नहीं रहा कि उपचुनाव आमतौर पर उपचुनाव सरकार का होता है, सत्ताधारी दल का होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी कही जाती है, हमेशा से ऐसा होता भी रहा है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अगर आप उसको सोचें कि जिस वक्त उपचुनाव होते हैं तो प्रशासन ये जानता है कि वो इन्हीं के साथ इसी सरकार में रह करके काम करना है। लेकिन जब विधानसभा के जब मुख्य चुनाव जब होते हैं तो उस वक्त एक अनिश्चितता रहती कि पता नहीं किसकी सरकार आ जाए, ये रिपीट करेगी या कोई सरकार पलट जाए तो फिर हमको खामियाजा भुगतना पड़े। तो हमेशा प्रशासन का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा सत्ताधारी दल के प्रति रहता है। दूसरी बात यह कि खुद मुख्यमंत्री वहां पर उपचुनाव से पहले ही 5 से 7 उन्होंने दौरे किए, वहां जनसभाएं की, तमाम तरीके के रोजगार और लोन दिए, स्वरोजगार के लिए, व्यापार के लिए, बहुत सारे वहां पर विकास की योजनाओं को शुरू किया गया। तो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर वहां पर हुई। हो सकता है कि उसका भी कुछ असर रहा हो, क्योंकि सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है। निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी की जो आशंकाएं हैं वो भी अपनी जगह, ये कहा जाए कि वो उनका आशंकित होना लाजमी है अगर अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इन सबके बीच में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, 65% पहुंच गया, यानी 2022 में 60%, अभी 65%। तो 5% अगर वोट बढ़ता है तो वो पूरे चुनाव परिणाम को पलट देगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी वजह है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ा दिलचस्प होगा कल नतीजे क्या आते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी नजर आ रहा है। जी, बीजेपी का पलड़ा भारी। दो विचार आए हैं। ऐसा नहीं है कि निश्चित स्थिति एक तरफ बीजेपी की तरफ बताई जा रही है या एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ बताई जा रही है। दोनों मतलब कांटे का मुकाबला आखिर तक चुनाव होने के बाद भी, परिणाम आने से पहले भी नावेद जी बना हुआ है। तो कम से कम ये मिल्कीपुर की जनता के लिहाज से देखें तो उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है, वो इतने मैच्योर हैं। यहाँ पर ये भी साफ समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी ताकत, जैसे अजीत जी ने कहा कि भाई पूरा प्रशासन ने नियंत्रण, सरकार ने नियंत्रण किया, उसके बाद भी बीजेपी को साफ स्पष्ट जीत कोई नहीं बता रहा है। हालांकि मानस जी ने साफ ये कहा है कि बीजेपी प्लस दिख रही है। अब बीजेपी के पक्ष में माहौल इसलिए भी दिख रहा है, जैसे कि मानस जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता हैं भाजपा के और जो मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार के, फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं, कई लंबे वर्षों से, खासतौर से अयोध्या के मसलों पर बोलने वाले दशकों से जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने वहां बहुत सारी विजिट की हैं, ग्राउंड पे बार बार नजर आए हैं। और दूसरी बात, वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रहा है। जो नाराज लोग थे उनको मनाया भी गया है, जनता के पक्ष में योजनाएं भी जमीन पे उतारने की कोशिश की गई है और जातिगत समीकरण भी बहुत ही सदा हुआ दिखाई दिया है। एक पक्ष ये है भाजपा का जो जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जो माहौल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। दूसरा वो जो आरोपों से भरा हुआ है कि वहां पर प्रशासन ने अति कर दी भाजपा को जिताने की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। अब सवाल उठता है, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है और बार बार सवाल उठता रहेगा, मैं उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहा था और शायद मुझे जवाब मिला भी, कि ये क्या हो रहा है 8-10 सालों से, खासतौर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को, कि चुनाव को आपने तमाशा बना दिया है, लोकतंत्र को आपने धूमिल करने की कोशिश की है। क्या हर जगह बेईमानी होती है? हर वक्त आप किसी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हो और कह देते हो कि यहां बेईमानी हुई? इस प्रश्न का जवाब मैंने मांगने की कोशिश की और ये तर्क भी रखे कि आप कई जगह तो जीत भी जाते हो, योगी आदित्यनाथ की सीट पर जीत गए, आप उप मुख्यमंत्री की सीट पर भी उपचुनाव में जीत गए, आप अयोध्या जीत गए, उस वक्त क्यों नहीं बेईमानी हुई? वहां पर जवाब मिला मुझे कुछ जमीनी स्तर के समाजवादी वर्कर्स का। उन्होंने कहा कि हमारी नजर में, या हम उनकी बात कह रहे हैं कि जो आप तमाम बातें कह रहे हो या जो तमाम सवाल उठाए जाते हैं, भाजपाई भी उठाते हैं, मीडिया भी उठाती है, ग्राउंड के आम इंसान भी उठाते हैं कि अखिलेश यादव का ये कौन सा तमाशा है। वो ये कह रहा है कि ये बातें, हम जो जीत जाते हैं उसका कारण मैं बताता हूं और हार जाते हैं तो उसका कारण 20 से 25% का मैनिपुलेशन होता है। 20% लगभग वोटर्स को रोकने की कोशिश की जाती है।
जो जमीनी समाजवादी पार्टी के जिनकी तरफ से ये साफ होता है कि ये वोट समाजवादी पार्टी को देंगे ही, जो आधार है उनका 20-25% आदेश और निर्देश दिए जाते हैं अधिकारियों के कि इनको वोट नहीं डालने से रोका जाए, चाहे लिस्ट से नाम गायब कर दिए जाए, चाहे डरा दिया जाए। मैं उनकी जबान में कह रहा हूं, ये मेरा अपना पक्ष नहीं है, समाजवादी खाटी समाजवादियों का जो मैंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि 20-25% हमारा वोट चुराने की कोशिश की जाती है और उसमें अधिकारी बाकायदा अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं, अपना लक्ष्य पूरा करते हैं, और इतना कभी नहीं हुआ। मैं फिर प्रमोद जी की बात को फिर से एक बार दोहराऊंगा कि प्रमोद जी हम सबके बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने कांग्रेस की सरकार भी देखी, बसपा की भी, सपा की भी, मुलायम को भी, सबको देखा। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने, जहां तक हमारी याददाश्त है, इन्होंने हर सरकार पे सवाल उठाए, लेकिन इतना ज्यादा इनके अंदर का एग्रेशन जो है वो ये बता रहा है कि अब दाल में नमक नहीं, नमक में दाल आ गई है, चाहे वो बेईमानी की बात हो, चाहे वो पत्रकारिता में एक पक्ष की बात हो। शायद इसलिए प्रमोद जी इतना खुल के बोले हैं, नहीं तो वो आलोचना हर सत्ता की करते रहे, लेकिन उनको भी शायद दिखाई दिया अपना 40-45 साल के में कि बेईमानी हमेशा होती रही, अधिकारी हमेशा सत्ता का पक्ष करते रहे, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। और यही अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं। तो समाजवादियों का मानना है कि हर चुनाव में मेरा 20-25% वोट चुरा लिया जाता है। वोटर लिस्ट दिखाते हैं, वो बताते हैं कि जब जो रिव्यू होता है, जब वोटर जाता है तो उसका नाम होता है लिस्ट में, लेकिन जब वोट डालने जाता है तो लिस्ट से नाम गायब हो जाता है। कभी सब कुछ होने के बाद भी ये 5 सेकंड और कहते हैं, उनका ये कहना है कि जब हम 80%, 70% की जीत की तरफ होते हैं तब जीत पाते हैं, जब हम 10-20% आगे होते हैं तो हम नहीं जीत पाते, क्योंकि 10-20% रोकने का लक्ष्य पूरा किया जाता है। ये सच्चाई है। लेकिन जो सवाल तमाम उठते हैं तो सत्ता पर भी, विपक्ष पर भी सवाल उठेगा। आप इमरजेंसी की बात करने लगते हो, आप बेमानी और कहते हो कि कठपुतली हो गया, कफन कर दो, आप क्या कर रहे हो? आपको मीडिया से बहुत उम्मीदें होना भी चाहिए, चौथा स्तंभ है, लेकिन विपक्ष अगर ये बात कहता है कि हम इमरजेंसी की तरफ देश बढ़ रहा है, तो आप तो एकजुट होने में आपकी हालत खराब हो गई। निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी को लगने लगा कांग्रेस यहां जब जमीन ना बना ले, वहां पर आप आपस में झगड़ा सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो, और मीडिया सिर्फ कफन बांध के भूखों मर जाए, ये भी बड़ा सवाल है। आप तो एकता स्थापित नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सिर्फ अपने अपने निजी हितों को साधने में जब लगते हैं, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चेहरा बनकर उभरते हैं, पहली बार कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना लेते हैं। और जब अपने अपने हितों की आती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जरूरत होती है तो साथ होते हैं, जरूरत नहीं होती तो नहीं होते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अगर 20% तक नियंत्रण करने में सरकार सफल है, अगर है, क्योंकि ये आरोप है समाजवादियों का, हमारा मानना है बतौर पत्रकार, बतौर समाज के नागरिक की ये 20% नागरिक अगर घर से बाहर निकलें और कहें कि हमें वोट देना है, हमें वोट देने से रोका जा रहा है या हमें दूर किया जा रहा है वोटिंग सिस्टम से, तो किसी की मजाल नहीं हो सकती। बट एट द सेम टाइम ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है कि ये निचले और कमजोर तबके के वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत छोटे छोटे डर से डरा दिया जाता है, और ऐसे में अगर इस डर की वजह से वोट नहीं डाल पाते हैं और चुनाव प्रभावित होता है, तो वो लोकतंत्र के लिए किसी भी सूरत में स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मिल्कीपुर पर कल इस समय फिर चर्चा होगी नतीजों के बाद। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही।